हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 2 देखेंगे हम समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 11 टीएसपी नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आप में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो हमारी एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से है। यहाँ पे आपको जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के थ्योरी वाइज नोट, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं जो हमारा है, वो है समाज शास्त्रीय शब्दावली संकल्पनाओं का महत्व। यानी समाज शास्त्र में जो भी शब्दावली है या जो भी संकल्पनाओं का यूज किया जाता है उनका क्या महत्व है। तो देखिए, समाजशास्त्र केवल समाज को देखने का नजरिया नहीं है बल्कि उसे गहराई से समझने का विज्ञान है। यानी जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि भाई हम सिर्फ समाज को देख रहे हैं, वही जो है वो समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र को अगर अच्छे से समझना है तो उसे एक वैज्ञानिक विषय के तौर पर समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, वैज्ञानिक तौर पर जब हम समझते हैं तब हम समाज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस समझ को स्पष्ट, सटीक और वैज्ञानिक बनाने के लिए समाजशास्त्र में कुछ विशेष शब्दों और संकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समाज में इन सब चीज़ों को अगर समझना है, स्पष्ट जानकारी लेनी है, तो इनको समझने के लिए कुछ वैज्ञानिक तरीके आजमाने जरूरी होते हैं। और जिनमें क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी संकल्पनाएं होती हैं जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है, तो उनको समझना जो है वो जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसमें आती है आपकी स्थिति हो गई, भूमिका हो गई, संस्थान हो गए, संस्कृति हो गए, वर्ग हो गए, जाति हो गए। तो ये जो शब्द हैं, ये जो संकल्पनाएं हैं, इनको आप बार बार देखेंगे समाज के अंदर। ठीक है, तो ये शब्दावली समाज के सूक्ष्म से लेकर व्यापक स्तर तक की गतिविधियों को समझने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी शब्दावली जो बनाई गई हैं, तो ये समाज को छोटे से बड़े स्तर पर समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये शब्दावली हमें समाज की छोटी बड़ी गतिविधियों को समझने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये शब्दावली जो है वो क्या करती हैं, समाज में जो भी छोटे से लेकर बड़े क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो भी गतिविधियां हो रही हैं, हम उनको समझ सकते हैं। इनके जरिए हम समाज की संरचना, व्यक्ति की भूमिका, असमानताओं के कारण और सामाजिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनसे हमें क्या समझ में आता है कि भाई समाज की संरचना कैसी है, समाज में व्यक्ति की क्या भूमिका है, ठीक है, क्यों असमानताएं हैं, क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। तो इन सब चीजों को हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम ये जो भी शब्दावली हैं या जो भी संकल्पनाएं हैं उनको अच्छे से समझ जाएं। तो सामाजिक समूह क्या होते हैं, जब लोग आपस में जुड़कर सामाजिक संबंध बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक समूह। ठीक है, तो ये जो शब्दावली यूज करी गई है सामाजिक समूह, वो क्या होती है, तो जब समाज में लोग रहकर सामाजिक संबंध बना रहे हैं, समाज पे जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, सामाजिक समूह हो जाते हैं। जैसे परिवार हो गया, दोस्त हो गया, पड़ोसी हो गए, सहकर्मी हो गए, तो ये सारे क्या हैं, समाज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सामाजिक समूह कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या है, कम से कम 2 या अधिक लोग होते हैं। तो सामाजिक समूह में जो होते हैं कम से कम 2 लोग होते ही हैं। ठीक है, 2 लोग मिलकर ही क्या बनाते हैं, सामाजिक समूह बनाते हैं। कोई भी समूह तभी बनेगा जब उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। समान उद्देश्य या सोच होती है, समूह के सभी लोगों का कोई एक जैसा मकसद, सोच या स्वार्थ होता है। जैसे पढ़ाई करना, यानी स्टूडेंट हैं, 2 बच्चे दोस्त हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका क्या एक इंटरेस्ट है। नौकरी करना हो गया, या किसी खेल में हिस्सा लेना। ठीक है, यानी जब 2 लोग होते हैं, सेम काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या बनते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक समूह बनाते हैं। सामान्य मूल्य होता है इनका, यानी समान मूल्य होता है। समूह के लोग कुछ साझा नैतिक मान्यताएं और नियमों को मानते हैं, जैसे ईमानदारी हो गया, सहयोग हो गया, अनुशासन हो गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सामाजिक समूह में कि सबके भाई समान मूल्य होते हैं। ठीक है, स्कूल में है तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे क्या करेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे। कोई खेल है तो ईमानदारी से करेंगे, कोई काम है तो सहयोग देकर करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, समान मूल्य भी शामिल होता है। सीधा या परोक्ष संबंध होता है, समूह के लोगों के बीच आपस में बातचीत, मेल जोल, कोई संपर्क होता है, वे चाहे आमने सामने हो, प्रत्यक्ष हो, सोशल मीडिया जैसे माध्यम से हो, या यानी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं इनके। ठीक है ना, सीधा या परोक्ष संबंध इनके साथ होता है। ये लोग आपस में संपर्क में रहते हैं और एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं।
काम का बंटवारा होता है इसके अंदर, समूह में सभी लोग कोई ना कोई भूमिका निभाते हैं और काम बांटकर करते हैं ताकि समूह का लक्ष्य पूरा हो सके। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान दिया जाता है कि काम का बंटवारा होता है एक समूह के अंदर। सामाजिक समूह और अर्ध समूह में क्या अंतर होता है? ठीक है, एक तो हमने देख लिया भाई सामाजिक समूह है, अब एक आता है अर्ध समूह। ठीक है, इन दोनों में अंतर देखते हैं। सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं, उनके बीच सीधा संबंध होता है। तो हमने देखा भाई जो सामाजिक समूह होते हैं क्या होते हैं, लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, डायरेक्ट एक दूसरे के बीच संबंध होता है लोगों के बीच। वहीं जब हम अर्थ समूह की बात करते हैं तो लोग बस एक जैसे उद्देश्य से एक जगह पर खड़े होते हैं, आपस में कोई खास संबंध नहीं होता। ठीक है ना, तो यानी इसमें क्या होता है, लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, तो इसे क्या कहा जाता है, अर्थ समूह। इसमें लोगों के बीच एकता और पहचान बनी रहती है। तो ये क्या होता है, इसमें लोग एक दूसरे के साथ एकता के साथ पहचान के साथ जुड़े होते हैं। यह समूह अस्थायी होता है, लोग समय बीतने पर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें जैसे ही समय बीता तो लोग क्या हो गए, अलग हो गए, एक साथ नहीं रहते, एकता नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती इसके अंदर। इसमें भावना जुड़ी होती है, जैसे दोस्ती हो गया, प्यार हो गया, हमदर्दी हो गई। ठीक है ना, तो भावनात्मक जुड़ाव भी होता है लोगों का, भावनाओं से लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें भावना नहीं होती, बस परिस्थितियों के अनुसार लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भावना नहीं है, बस कोई लोग जो है ऐसी परिस्थितियां बन गई कि लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे परिवार हो गया, ये हमारा क्या है, एक सामाजिक समूह है। स्कूल की कक्षा हो गई, ये भी हमारा क्या है, सामाजिक समूह है। दोस्ती का समूह हो गया, ये क्या है, हमारा सामाजिक समूह है। ठीक है, वहीं जब हम अर्थ समूह की बात करते हैं तो उदाहरण के तौर पर जैसे बस स्टैंड पर एक भीड़ खड़ी होती है, तो वो क्या होती है, वो अर्थ समूह होती है। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर यात्री हो गए, मेले में आए लोग हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, ये अर्थ समूह होते हैं। ठीक है, जिनका आपस में जुड़ाव नहीं होता, बस कुछ परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, सामाजिक समूह के प्रकार, तो सामाजिक समूह के प्रकार देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह, ठीक है, द्वितीयक समूह होते हैं, दूसरा अंतः समूह और बाह्य समूह होते हैं, तीसरा संदर्भ समूह होते हैं, चौथा समवयस्क समूह होते हैं, और पांचवा जो होता है वो समुदाय और समाज होते हैं। तो चार्ल्स कूले के अनुसार जो सामाजिक समूह है इन 5 श्रेणियों में बांटे गए हैं। ठीक है, चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह क्या होते हैं। तो प्राथमिक समूह एक छोटे समूह जिनमें लोग एक दूसरे के बहुत निकट भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और नियमित संपर्क में रहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक समूह में क्या होता है भाई, एक दूसरे के निकट हैं लोग और क्या है, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और हमेशा संपर्क में रहते हैं। ठीक है, जैसे परिवार हो गया, ठीक है, बच्चों का खेल समूह हो गया, पड़ोसी हो गए, ठीक है ना, जो स्थायी रूप से रह रहे हो, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, प्राथमिक समूह के अंदर आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के निकट हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और नियंत्रित क्या रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। विशेषताएं क्या है, छोटा आकार होता है, कम लोग होते हैं इसके अंदर, नजदीकी संपर्क होता है, लोग आमने सामने मिलते हैं। ठीक है, भावनात्मक और स्थायी संबंध होता है, गहरा अपनापन होता है, यानी ये लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है ना, आपसी जिम्मेदार होते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं इसके अंदर, साझा उद्देश्य होते हैं, सभी एक जैसे लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, जैसे परिवार में खुशी और सुरक्षा हो गया। ठीक है, तो इन्हें क्यों क्या कहा जाता है, प्राथमिक समूह कहा जाता है। द्वितीयक समूह क्या होते हैं, ऐसे समूह जिनमें लोग विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए शामिल होते हैं और रिश्ते औपचारिक होते हैं। तो द्वितीय समूह में क्या होता है भाई, कोई अगर विशेष कार्य है तो लोग क्या हुए भाई, उसमें शामिल हो जाते हैं और औपचारिक तौर पे जो है वो रिश्ते निभाते हैं। ठीक है ना, तो औपचारिक तौर पर रिश्ते रहते हैं। जैसे एक राजनीतिक दल हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, व्यापारिक संगठन हो गए, तो ये सारे क्या है आपके, ठीक है ना, आर्थिक महासंघ हो गया, तो ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिश्ते जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, द्वितीयक समूह कहा जाता है। विशेषताएं क्या है इनकी, बड़ा आकार होता है, यानी सदस्य बहुत अधिक होते हैं, औपचारिक संबंध होता है, नियमों पर आधारित रिश्ते होते हैं। ठीक है ना, आप बैंक में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, नियम होते हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग ही जो है आपके संबंध बने रहते हैं। विशेष उद्देश्य होते हैं, काम या लक्ष्य पूरा करना होता है, तो इसका क्या भाई, एक विशेष उद्देश्य होता है इनका कि वो अपने काम और जो भी लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करते हैं। सीमित जिम्मेदारी होती है, हर कोई बस अपने हिस्से का काम करता है। ठीक है, तो इसमें जिम्मेदारियां भी जो होती हैं वो सीमित होती हैं, जो उनको काम दिया जाता है वो उसको ही करते हैं। भावनात्मक दूरी होती है, यानी अपनापन कम होता है, लोगों में जो होता है वो अपनापन कम होता है, बस काम से मतलब रखते हैं ये लोग। अंतर समूह और बाह्य समूह में अंतर समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, अंतर समूह जो होता है उसमें हम भावना होती है, यानी हम की भावना होती है, हम लोग एक हैं। इसमें हम की भावना नहीं होती जो बाह्य समूह होते हैं। रिश्तों का अभाव होता है, यानी रिश्तों में अपनापन होता है। इसके अंदर अगर देखें तो रिश्ते के भाव की बात करें तो इसमें रिश्तों में अपनापन होता है, लोग जुड़े होते हैं। रिश्तों में दूरी रहती है,
सहयोग और त्याग, सच्चा सहयोग और त्याग होता है, यानी लोग एक दूसरे के निकट रहते हैं। सहयोग और त्याग सिर्फ दिखावा होता है, ठीक है। दुख सुख की अनुभूति होती है, यानी दुख सुख को अंदर से महसूस करते हैं, यानी अगर कोई किसी को दुख और सुख है तो वो उनका दुख सुख होता है, यानी उसको अंदर से महसूस करते हैं। वो दुख सुख को बाहर से ही देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है अंतर समूह हो गए, बाह्य समूह हो गए, ये इनके बीच में अंतर हो गया, ठीक है। चलिए संदर्भ समूह समझते हैं क्या होता है। संदर्भ समूह वह लोग या समूह होते हैं जिन्हें देखकर हम सीखते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं और जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, भले ही हम उनके सदस्य ना हो। तो ये क्या है संदर्भ समूह, क्या भाई, हम किसी को देख रहे हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, ठीक है, हमसे उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर और उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, संदर्भ समूह के अंदर आता है। जैसे कोई बच्चा खिलाड़ी बनना चाहता है और क्रिकेटर विराट कोहली को फॉलो करता है, तो विराट कोहली उसका क्या हो गया, संदर्भ समूह हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है वो खिलाड़ी बनना चाहता है और उसका आइडियल जो है वो कौन है, विराट कोहली है, तो वो क्या करेगा भाई, वो उसका संदर्भ समूह बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति या समूह हो सकता है जिसके जिसके रहन सहन, पहनावे, सोच या काम को हम अपनाना चाहते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई कि हम किसी को अगर अपना आइडल मानते हैं क्रिकेट के क्षेत्र में तो वही संदर्भ समूह के अंदर आते हैं। हम किसी की तरह भाई रहन सहन कर रहे हैं, पहनावा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो भी क्या आता है, संदर्भ समूह ही होता है। हम उस समूह का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम उसे देखकर खुद को उसके जैसा समझते हैं या बनना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, हम उस संदर्भ समूह को अपना हिस्सा मान लेते हैं, उसकी तरह दिखना चाहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं। ये हमें जानकारी और प्रेरणा देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, हम हमें हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, ये हमें जानकारी देते हैं, जैसे भाई कैसे रहना है, क्या लक्ष्य रखना चाहिए, समाज में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो हम किसी ना किसी से प्रेरित होते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे संदर्भ समूह बन जाते हैं। औपनिवेशिक काल में हम संदर्भ समूह की बात करते हैं। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब कई भारतीयों ने अंग्रेजों को संदर्भ समूह की तरह देखना शुरू किया, यानी वे उनकी तरह बनना और जीना चाहते थे, ठीक है। यानी भारतीयों ने भी क्या किया भाई, जो ब्रिटिश की वेशभूषा थी उसकी तरह क्या किया, कपड़े पहनना शुरू करा, बोलना शुरू करा। तो उस समय क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे, उनके आदर्श संदर्भ जो थे वो समूह थे। मध्यम वर्ग की सोच थी कि भाई अंग्रेजों जैसा बनना है तो आधुनिक और सफल होना, उनका यही सोच था भाई कि अगर हम अंग्रेजों की तरह बन गए तो आधुनिक और सफल हो जाएंगे उनकी तरह। लिंग आधारित असर था, पुरुषों ने ब्रिटिश कपड़े और खान पान अपनाया, महिलाएं कभी भारतीय कभी थोड़ी अंग्रेजी शैली अपनाने लगी। तो ठीक है, तो हमने देखा था भाई कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके रहन सहन, खान पीन, ये सारी शैलियां जो है यहाँ के भी जो स्त्री पुरुष थे वो अपनाने लग गए। यानी कह सकते हैं भाई संदर्भ समूह क्या हो सकते हैं, पुरुष आधारित भी हो सकते हैं और महिला आधारित भी हो सकते हैं। यानी जो महिलाएं हैं वो महिलाओं से प्रेरित होती हैं, जो पुरुष होते हैं वो पुरुषों से प्रेरित होते हैं। पहनावा व भोजन, सूट पहनना, ठीक है ना, चाकू कांटे से खाना, ये आधुनिकता की पहचान बन गई उस समय। महिलाओं की सोच, कुछ परंपरा रही, कुछ ने तोड़ा, बहुत बदलाव अपनाया। तो भाई कुछ जो थी परंपरागत नहीं रही, यानी कुछ जो महिलाएं थी वो पुरानी परंपरा पे अकॉर्डिंग ही काम करती रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा बदलाव किया, ठीक है। समकालीन काल, यानी आज के समय में संदर्भ समूह की बात करते हैं तो आज के समय में लोग यह सोचते हैं कि दूसरे क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं और उसी के हिसाब से खुद के निर्णय लेते हैं। यानी भारत के अंदर देखा जाए तो भाई मॉडर्नाइजेशन आ चुका है। आज के जो युवा हैं वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया हो गया और सब लोगों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह खाना चाहते हैं, उनकी तरह पहनना चाहते हैं, ठीक है, उनकी तरह बोलना चाहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये क्या है, ये एक तरह से बदलाव ही तो है जो आ रहा है। और किसकी वजह से आ रहा है कि लोग किसी ना किसी को अपना संदर्भ समूह समझ लेते हैं, यानी दूसरे लोग हमारे लिए रोल मॉडल या संदर्भ बन जाते हैं, ठीक है। तो वही बात है भाई, हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, रोल मॉडल है या संदर्भ समूह है। उदाहरण, कपड़े खरीदते समय हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे दोस्त क्या पहनते हैं, ऑफिस में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, फेमस लोग कौन कौन सी ब्रांड पहनते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, संदर्भ समूह है उन लोगों के लिए। कौन कौन होते हैं आज के संदर्भ समूह, तो मित्र और सहकर्मी हो सकते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जैसे दोस्त, स्कूल या ऑफिस के लोग। स्टाइलिस्ट या फैशन आइकन, जिनको देखकर लोग कपड़े पहनना या लाइफस्टाइल चुनते हैं। सेलिब्रिटी हो गए, जैसे खिलाड़ी हो गए, अभिनेता हो गया, गायक, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। तो ये सारे लोग क्या है, सेलिब्रिटी जो है ये संदर्भ समूह बन जाते हैं लोगों के। सोशल मीडिया, जहां हम दूसरों की लाइफ देखकर प्रेरित होते हैं। तो आज के टाइम में यही क्या है, संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह का प्रभाव क्या है, तो जब कोई व्यक्ति अपने साथियों के दबाव में कोई काम करता है, जैसे महंगे कपड़े पहनना, स्मार्टफोन खरीदना, फैशन ट्रेंड फॉलो करना,
यह भी संदर्भ समूह का ही प्रभाव है। यानी आज के समय में भाई एक दूसरे को देख के लोग फॉलो करते हैं कि भाई उसके पास आईफोन है, मुझे भी आईफोन चाहिए, उसके पास ऐसे कपड़े हैं, मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए, ठीक है ना, उसके पास ऐसी बाइक है, मुझे भी ऐसी बाइक चाहिए। तो वो लोग उस समय क्या होता है कि वो जिसको देख के इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या होते हैं, संदर्भ समूह बन जाते हैं। और इसका प्रभाव जो है आज की जनरेशन में बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको आजकल लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। समवयस्क समूह क्या होते हैं? समवयस्क समूह एक ऐसा समूह होता है जिसमें सभी लोग लगभग समान उम्र के होते हैं या उनका पेशा काम एक जैसा होता है, ठीक है। यानी समवयस्क समूह मतलब एक जैसे काम करने वाले लोग, ठीक है। उदाहरण, एक स्कूल की कक्षा के सभी बच्चे, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं वाले छात्र, एक ही कंपनी में करने वाले कर्मचारी, या ये सभी समवयस्क समूह के उदाहरण है, ठीक है। समवयस्क के उदाहरण क्या कर सकते हैं? स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं एक जैसा काम कर रहे हैं, या कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी एक जैसा काम कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग क्या हैं? ये समवयस्क समूह है। मुख्य बातें क्या होती हैं? सभी की उम्र मिलती जुलती होती है, या सभी का काम पेशा एक जैसा होता है। तो उम्र आप देखेंगे भाई, स्कूल में एक जैसे उम्र के बच्चे क्लास में होंगे, या किसी कर्मचारी अगर कोई काम कर रहा है किसी ऑफिस के अंदर, तो उनका पेशा एक जैसा होता है। इनमें आपसी समझ और सहयोग होता है, तो आपसी सहयोग और समझ से लोग काम करते हैं। ये समूह व्यक्तिगत विकास और सीखने में मदद करते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत विकास और समूह को सीखने में मदद करते हैं। लोग इन समूहों में खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। तो लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, व्यक्तिगत विकास भी होता है, ठीक है ना, लोग एक दूसरे को समझते भी हैं, खुलकर भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना, एक जैसा काम भी कर रहे होते हैं, मदद भी कर देते हैं एक दूसरे की। तो इसको क्या कहा जाता है? समवयस्क समूह कहा जाता है। समुदाय और समाज क्या होता है, तो इसको समझते हैं। तो संबंधों की प्रकृति गहरे, आत्मीय और स्थायी होते हैं। यानी जो समुदाय होते हैं वो गहराई तौर पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आत्मीय तौर पर जुड़े होते हैं, स्थायी तौर पर जुड़े होते हैं। जीवन शैली क्या होती है इनकी? ग्रामीण और पारंपरिक होती है, ठीक है। वहीं जब हम समाज की बात करते हैं तो ये बाहरी और अस्थायी होते हैं। यानी बाहरी होते हैं, इनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता, बस एक जगह रहकर लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो सामाजिक होते हैं। नगरीय और आधुनिक हो सकते हैं। तो आज के टाइम में आप देखेंगे भाई, नगरीय और आधुनिक है इनकी जो जीवन शैली, जो समाज में रह रहे हैं लोग, ठीक है। विशेषता क्या होती है? भावनात्मक, घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंध होता है। तो ये लोग भावनात्मक तौर से जुड़े होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं, और काफी लंबे से जो समय से जो है दीर्घकालीन जो होते हैं इन लोगों के संबंध होते हैं, ठीक है। वहीं जब समाज की बात करते हैं तो ये व्यावसायिक होता है, औपचारिक होता है, और तत्कालिक संबंध भी होते हैं, ठीक है। तो समुदाय मतलब एक क्षेत्र में रह रहे लोग जो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है ना, वो गहरे से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा देखा जाए, पारंपरिक तौर पर लोग आपस में जुड़े होते हैं। और समाज जो होता है वो बाहरी, यानी बाहरी कोई भी जो एक सोसाइटी में जो बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, कोई कहीं से आया होता है, कोई कहीं से आया होता है, और एक दूसरे के संपर्क में आकर वो क्या बना लेते हैं? एक समाज बना लेते हैं, और वहां पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आजकल नगरीय और आधुनिक क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। वहीं जब हम समुदाय की बात करते थे, ग्रामीण समुदाय, पारंपरिक समुदाय होता है, जैसे एक कबीला हो गया, एक कबीले में बहुत सारे लोग कई सालों से एक साथ रह रहे हों, ठीक है, या कोई एक गांव हो गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक ही जगह पर रह रहे हों। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो समुदाय के अंदर देखी जाती हैं। इसीलिए क्या होता है भाई, उनका रिश्ता जो होता है वो भी क्या होता है? भावनात्मक होता है, घनिष्ठ होता है, और काफी लंबे समय से चल रहा होता है। वहीं जब हम समाज की बात करते हैं तो लोग किसी क्षेत्र में जाकर रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आके लोग बस जाते हैं। तो उनका मकसद क्या होता है? या तो भाई वो व्यवसाय के लिए होता है, ठीक है, या फिर तुरंत आए वहां पर अपना सामान बेचा या चले गए। तो इस तरह के जो होते हैं वहां पे हमें समाज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इनके अंदर जो महत्वपूर्ण अंतर है। सामाजिक स्त्रीकरण समझते क्या होता है? सामाजिक स्त्रीकरण, तो सामाजिक स्त्रीकरण का मतलब है जब समाज के अंदर मौजूद अलग अलग समूहों को ऊंच नीच, छोटे बड़े जैसे आधारों पर अलग स्तरों में बांट दिया जाता है, तो इसे सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। यानी एक समाज के अंदर अमीर गरीब, ऊंच नीच, ठीक है ना, इन सब चीजों का जब भेद उभर कर आ जाता है तो समाज जो है वो स्तरीकरण होता है। यानी समाज जो है वो बट जाता है, समाज अलग अलग स्तर पर बट जाता है। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं? तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यहाँ समाज में ही होता है, व्यक्ति अकेले तय नहीं करता। तो भाई ये समाज में ही हो रहा होता है, व्यक्ति एक अकेला व्यक्ति तो ऐसी चीजें करता नहीं है, पूरा समाज मिलकर उस चीज को बनाता है। ये बहुत पुरानी परंपरा है, समाज में ऊंच नीच का बंटवारा प्राचीन समय से होता आ रहा है। तो भाई ये चीज तो आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, समाज में देखने को मिलती है। हर समाज में यह पाया जाता है, कोई भी समाज इससे छूता नहीं है, सब में कुछ ना कुछ स्तर होते हैं। तो भाई हर एक समाज के अंदर आपको ऊंच नीच का स्तर देखने को मिलेगा, कोई भी समाज जो है विश्व के अंदर आपको अछूता नहीं मिलेगा जहां पर ये चीज ना होती हो।
इसके कई रूप होते हैं, जैसे उम्र के तौर पर देख सकते हैं आप, जाति के तौर पर, वर्ग के तौर पर, लिंग के तौर पर, इन आधार पर लोगों को बांटा जाता है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं भाई सामाजिक जो सामाजिक स्तरीकरण है वो उम्र के आधार पर भी हो सकता है, ठीक है, जाति के आधार पर भी हो सकता है, वर्ग के आधार पर भी हो सकता है, और लिंग के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, इससे जीवन शैली में फर्क आता है, ऊंच नीच की वजह से लोगों की सोच, रहन सहन और सुविधाएं जो होती हैं वो भिन्न हो जाती हैं। ठीक है, अगर एक समाज में भाई भेदभाव है तो लोगों के रहन सहन, सोचने, बात करने, इन सब चीजों में क्या आपको फर्क तो देखने को मिलेगा ही। जाति आधारित सामाजिक स्तरीकरण समझते हैं जो विशेष तौर पर देखा गया है, जैसे ब्राह्मण पुजारी ज्ञान सबसे ऊंचे और शूद्र सेवक सबसे नीचे माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जाति आधारित सामाजिक स्तरीकरण जो प्राचीन काल से भारत में रहा है देखने को मिलता है। अब ये व्यवस्था कानूनी रूप से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ प्रभाव आज भी समाज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आजकल समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अगर ग्रामीण क्षेत्र और ऐसी जगह हैं जहां पर ये चीज आपको आज भी देखने को मिल जाएगी। हर जाति की एक सामाजिक हैसियत तय की गई थी, कुछ जातियां ऊंची मानी जाती थी और कुछ नीची। तो पहले हमारे यहाँ ये सब चीजें चलती थी भाई, ऊंच नीच का फर्क था। ठीक है ना, व्यक्ति को उसकी जाति जन्म से मिलती थी, वही आपकी सामाजिक पहचान बन जाती थी, इसमें बदलाव संभव नहीं था। ठीक है ना, तो पहले क्या होता था भाई, जो जाति होती थी जन्म पर आधारित होती थी, एक बार जिसने जिस जाति में जन्म ले लिया वो उसी जाति का होगा, उसमें बदलाव जो होना था संभव नहीं होता था। समाज को चार मुख्य वर्णों में बांटा गया था, तो उस समय भाई समाज जो था वो चार मुख्य वर्ण होते थे देखा जाए तो। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तो ब्राह्मणों का काम था भाई विद्या और पूजा पाठ, क्षत्रिय काम था भाई राजा और सैनिक होते थे ये। ठीक है, इनका काम होता था भाई लोगों की रक्षा करना, राज्य चलाना। वैसे जो होते थे व्यापारी और कृषक होते थे, और जो लास्ट में आते थे सबसे नीचे वो शूद्र होते थे, वो सेवा का कार्य करने वाले लोग होते थे। ठीक है, तो ये जो था उस टाइम समाज जो था वो चार वर्णों में बांटा गया था। ठीक है, तो ये भी क्या था, सामाजिक स्तरीकरण ही तो था। जाति व्यवस्था में बदलाव देखें तो पहले कुछ जातियों के साथ खाने पीने में भेदभाव होता था, अब यह बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो जाति व्यवस्था में बदलाव आया है, समय के साथ बदलाव आया है, बहुत सारे कानून बनाए गए, कानून के चलते भी बहुत सारी चीजें बदली हैं। जिसमें पहले जो था बहुत सारी ऐसी जातियां थी भाई उनसे भेदभाव रखा जाता था। ठीक है, उनके साथ बैठना उठना खाना पीना जो था वो पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस सोच में भी बदलाव आया और कानून में भी बदलाव आने से ये चीजें कम हुई हैं। पहले हर जाति तय काम होता था, जैसे ब्राह्मण पूजा करेगा, शूद्र सेवा करेगा, अब कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे इन सब चीजों में बदलाव आ रहा है कि भाई जो व्यक्ति जिस धर्म या जिस जाति से जुड़ा हुआ है उसका वही पेशा है, वो धीरे धीरे बदल रही हैं चीजें। पहले जाति के बाहर शादी करना मना था, अब अंतर जातीय विवाह आम होते जा रहे हैं। तो पहले भाई जाति के जो जाति से बाहर जो विवाह करना मना होता था, तो ये सब चीजें भी जो अब खत्म हो रही हैं। पहले कुछ जातियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, अब सबको समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, पहले ये भी था भाई कि जो शूद्र होते थे, ठीक है, उनको नीची जाति कहा जाता था, उनको जो शिक्षा से वंचित किया जाता था, वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। वर्ग आधारित स्तरीकरण भी होता है। ठीक है ना, वर्ग आधारित स्तरीकरण ये जन्म पर नहीं योग्यता पर आधारित होता है। वर्ग का बंटवारा जन्म से नहीं होता बल्कि अपनी मेहनत, शिक्षा, कौशल और योग्यता पर होता है। ठीक है, जब वर्ग आधारित व्यवस्था की बात करते हैं तो उसके लिए क्या जिम्मेदार है, शिक्षा, कौशल, ठीक है, और योग्यता, इसके आधार पर जो है वर्ग आधारित स्तरीकरण होता है। वर्ग सबके लिए खुले होते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग में जा सकता है, इसमें कोई बंदिश नहीं होती। ठीक है, तो वर्ग जो होता है वो सबके लिए होता है खुला, कोई भी उसमें जा सकता है। वर्ग बदला जा सकता है, अगर कोई मेहनत करके तो अपने वर्ग ऊपर उठा सकता है और समाज में ऊंचे दर्जा प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, तो वर्ग व्यवस्था क्या भाई, वर्ग व्यवस्था का मतलब यही है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप आर्थिक रूप से अच्छे संपन्न है, आपकी सोच अच्छी है, आपके पास कौशल है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्ग को जो है वो बदल सकते हैं। समाज में वर्गों को आमतौर पर चार भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना, तो चार वर्ग हैं। सबसे पहले आता है आपका उच्च वर्ग, बहुत अमीर और प्रभावशाली लोग होते हैं, जैसे बड़े उद्योगपति हो गए, नेता हो गए, बड़ी संपत्ति वाले लोग हो गए, तो इन्हें क्या कहा जाता है भाई, उच्च वर्ग कहा जाता है, अपर क्लास। फिर आती है मध्यम क्लास, ठीक है ना, नौकरी पेशा, छोटे व्यवसायी, शिक्षक आदि, जिनकी आमदनी ठीक ठाक होती है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, मध्यम वर्ग कहा जाता है। फिर आता है निम्न वर्ग, वे लोग जिनकी आय कम होती है, जैसे मजदूर हो गए, दैनिक वेतन भोगी हो गए, तो इनको क्या कहा जाता है, निम्न वर्ग कहा जाता है। फिर आते हैं कृषक वर्ग, वे लोग जो खेती किसानी से जुड़े होते हैं, छोटे सीमांत या बड़े किसान, तो इनको क्या कहा जाता है भाई, कृषक वर्ग कहा जाता है। तो ये चार वर्ग जो हैं बांटे गए हैं। तो भाई जो शिक्षित है, जिसके पास कौशल है, जिसके पास योग्यता है, अगर वो अपने आप में सुधार कर लेता है, अपनी स्थिति को अच्छी कर लेता है, तो वो क्या कर सकता है, किसी भी वर्ग में जा सकता है। ठीक है ना, उच्च वर्ग में जा सकता है। जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है ये समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता है।
जाति जो होती है वो जन्म से तय होती है, हमने देखा। वर्ग समाज में आपकी स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है ना, आपने कैसी स्थिति बना रखी है। जाति एक बंद समूह है, आप इसमें पैदा होते हैं और बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये बंद समूह एक बार जिसमें जो पैदा हो गया वो इसी जाति में रहेगा। वर्ग एक खुला समूह है, आप अपनी मेहनत से ऊपर या नीचे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये खुला समूह होता है भाई, अगर आपके पास अच्छी योग्यता है, कौशल है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। या अगर आप भाई आपके पास आप संपन्न है और आपके पास ये सब चीजें नहीं है, आप उसको गवा देंगे तो नीचे भी जा सकते हैं। जाति में शादी खाना आदि के सख्त नियम होते हैं, भाई जाति में जो होते हैं वो सख्त नियम होते हैं, पालन करना पड़ता है। वर्ग में ऐसे सख्त नियम नहीं होते। जाति प्रणाली बहुत स्थायी होती है, बदलाव मुश्किल होता है, तो भाई जो जाति व्यवस्था चली आ रही है वो वैसी है, उसमें बदलाव मुमकिन नहीं है। वहीं वर्ग प्रणाली थोड़ी लचीली होती है, बदलना आसान होता है, ठीक है, तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। जाति लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के खिलाफ मानी जाती है, तो ऐसा माना जाता है भाई कि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद में जो जाति है वो ठीक व्यवस्था नहीं है, ठीक है, इससे समस्याएं आती हैं। वहीं वर्ग लोकतंत्र और राष्ट्रवाद में बाधा नहीं है, तो वही कहा जाता है भाई वर्ग जो है वो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद में बाधा काम नहीं करता, ठीक है ना, तो ये इनमें मुख्य अंतर है। सामाजिक परिस्थिति क्या होती है ये समझते हैं। देखिए, परिस्थिति व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान है। परिस्थिति को प्रमुख तौर पर दो भागों में रोल्फ क्लिंटन ने बांटा है, तो रोल्फ क्लिंटन दो भागों में बांटते हैं सामाजिक परिस्थिति को। पहली होती है प्रदत्त परिस्थिति, यह परिस्थिति जन्म पर आधारित होती है, जो कि बिना किसी प्रयास के स्वतः ही मिल जाती है, ठीक है, यानी व्यक्ति ने जहां जन्म लिया वहां पर जो है उसको एक प्रदत्त स्थिति मिलती है। प्रदत्त स्थिति के आधार पर, जैसे जाति हो गई, तो व्यक्ति किसी जाति में जन्म लेता है, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, आदि हो गया, तो ये क्या होती है, ये पहले से प्रदत्त स्थिति होती है। दूसरी होती है नातेदारी, जन्म के साथ मिलने वाले रिश्ते, जैसे माता पिता भाई बहन, ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी नातेदारी होती है। फिर आता है जन्म, जिस परिवार या वर्ग में जन्म लिया, जैसे अमीर हो गए या गरीब हो गए, ठीक है। फिर आता है लिंग भेद, लड़का या लड़की, ठीक है, लड़का है या लड़की है। फिर आता है आयु भेद, उम्र के अनुसार स्त्री, यानी बच्चा, युवा, वृद्ध, ठीक है, तो ये क्या है आपके प्रदत्त परिस्थिति के आधार है, ठीक है ना, यानी जो आपको जन्म से ही मिलते हैं। दूसरी आती है अर्जित परिस्थिति, ठीक है, इसमें क्या होता है, यह वह सामाजिक स्थिति है जो व्यक्ति अपने प्रयास, योग्यता और मेहनत के आधार पर हासिल करता है। यह जन्म से नहीं मिली होती, बल्कि समय के साथ अर्जित की जाती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, अर्जित। एक अच्छा एजुकेशन है अगर वो ले रहा है, ठीक है ना, तो बाद में आईएएस आईपीएस बड़ा अफसर बनता है, ठीक है, एक अच्छा टीचर बनता है, ठीक है, या एक अच्छा डिजाइनर बनता है, इंजीनियर बनता है, एंटरप्रेन्योर बनता है, या पॉलिटिशियन बनता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये समाज में अर्जित की जाती हैं, ठीक है ना, ये जन्म पर आधारित नहीं होती। प्रमुख आधार इसका क्या होता है, तो इसके आधार क्या है, तो शिक्षा है, पढ़ाई करके व्यक्ति एक ज्ञानी या शिक्षित बन सकता है, ठीक है। प्रशिक्षण के द्वारा किसी विशेष कार्य या कौशल का अभ्यास कर विशेषज्ञ बन सकता है। धन के द्वारा मेहनत या व्यवसाय से कमाई हुई संपत्ति हो गई, ठीक है। दौलत के द्वारा आर्थिक स्थिति को व्यक्ति ने खुद बनाया हो। व्यवसाय द्वारा किसी पेशे या नौकरी से अर्जित पहचान, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। ऐसे राजनीतिक सत्ता, चुनाव लड़कर या नेतृत्व करके पाई गई शक्ति या पद, ठीक है, यानी कि शिक्षा, प्रशिक्षण, धन, दौलत, व्यवसाय, ठीक है ना, राजनीतिक सत्ता, तो ये सारी क्या होते हैं, ये सारी जो होती हैं वो क्या करी जाती हैं, अर्जित करी जाती हैं, ठीक है, तो अर्जित होती हैं ये, ठीक है, तो इनको कहा जाता है भाई अर्जित परिस्थिति। तो भाई हमने देखा प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर, तो समझ लीजिए, जैसे प्रदत्त पुत्री हो गई, बहन, स्त्री, 17 वर्ष, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये सारी चीजें हमने समझी ली हैं, ठीक है ना। अर्जित स्थिति में क्या, परिस्थिति में क्या होता है, मित्र बनाना, वकील हो गया, कोई कामगार है, कोई छात्र है, टीम का सदस्य है, शिक्षक है, सहपाठी है, डॉक्टर है, तो ये क्या होती है, अर्जित परिस्थिति होती है, ठीक है। तो प्रदत्त परिस्थिति का मतलब क्या होता है, जो जन्म से ही मिल जाती है, और अर्जित परिस्थिति क्या होती है, जो समाज में खुद के मेहनत और कौशल से कमाई जाती है, ठीक है। परिस्थिति और प्रतिष्ठा में क्या अंतर होता है, तो देखिए परिस्थिति क्या होती है, यह किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति होती है, ठीक है ना, तो परिस्थिति क्या होती है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति है, जैसे कोई दुकानदार है, कोई डॉक्टर है, शिक्षक है, आदि है, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी परिस्थिति है। इसमें कुछ अधिकार और कर्तव्य जुड़े होते हैं, ठीक है, तो इसमें भाई जो भी काम कर रहा है तो उससे कुछ अधिकार है, कुछ कर्तव्य है, तो उसके आधार पर क्या है, उसकी वो स्थिति है या परिस्थिति है। प्रतिष्ठा क्या होती है, यह उस परिस्थिति से जुड़ी होती है जो सामाजिक मान्यता और सम्मान है। लोग उसे परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा देते हैं जिसकी समाज में प्रतिष्ठा अधिक है या कम होती है। तो प्रतिष्ठा क्या होती है भाई, लोगों का नजरिया उसके प्रति क्या है, वो क्या है, उसकी
वो उसकी प्रतिष्ठा है, ठीक है। और स्थिति क्या है, जो उसने खुद कमाई है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, दुकानदार है, तो वो क्या है, वो उसकी स्थिति कहलाएगी, क्या परिस्थिति कहलाएगी, ठीक है। लेकिन प्रतिष्ठा क्या है, जो उसने समाज में कमाई है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिष्ठा कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा एक दुकानदार से अधिक मानी जाती है, भले ही दुकानदार की आय ज्यादा क्यों ना हो, ठीक है। यानी एक दुकानदार है भाई, वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसकी प्रतिष्ठा समाज में कम होगी, जबकि एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा जो होती है वो समाज में ज्यादा होती है, या एक टीचर की जो प्रतिष्ठा है वो समाज में ज्यादा होती है, ठीक है। उसे लोग अच्छी नजर से देखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिष्ठा, ठीक है। तो स्थिति क्या होती है, जो उसने कमाई होती है, प्रतिष्ठा जो होती है जो समाज उसे देता है कि भाई उसका जो पैसा है, पैसे की वजह से जो उसे मिलती है। भूमिका क्या होती है, देखो भूमिका वह कार्य या व्यवहार है जो कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार निभाता है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई भूमिका होती है, ठीक है, जो व्यक्ति अपनी स्थिति के आधार पर निभाता है। उदाहरण, एक शिक्षक की भूमिका है पढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना और विद्यार्थी को मार्गदर्शन देना, ठीक है। तो ये क्या है, भूमिका है एक शिक्षक की, ठीक है। जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गए, और मान लीजिए पुलिस हो गई, एक पिता हो गया, तो ये क्या है, सबकी अपनी क्या होती है, एक भूमिका होती है। भूमिका संघर्ष क्या है, जब एक व्यक्ति को एक साथ अलग अलग भूमिकाओं को निभाना पड़ता है और उन भूमिकाओं में आपसी टकराव होता है तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या है, कई बार हमें देखने को मिलती है। कई बार लोगों की जो भूमिका होती है उसमें क्या करना पड़ता है, कई बार उनको संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है ना, खासतौर पर महिलाओं को। उदाहरण, एक महिला जो ऑफिस में काम करती है उसे घर पर माँ और पत्नी की भूमिका भी निभानी होती है, और कभी कभी ऑफिस और घर की जिम्मेदारियां भी निभाती है, जिससे उसके अंदर क्या होता है, टकराव होता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया इसके अंदर, अगर एक महिला है जो भाई वो अपना घर परिवार बच्चे भी देख रही है और प्लस में उसे ऑफिस का भी काम करना पड़ रहा है, तो उसकी भूमिका में क्या आता है, संघर्ष, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, भूमिका संघर्ष। भूमिका स्थिरीकरण क्या होता है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें समाज कुछ विशेष भूमिकाओं को स्थायी या सामान्य मान लेते हैं और वे पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती है। तो भूमिका स्थिरीकरण क्या होता है कि भाई एक चीज को मान लिया गया कि समाज में भाई ये भूमिका तय है और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करना है, इसको आगे लेकर चलना है। उदाहरण, पुरुष जैसे कमाने वाला हो गया, महिला घर संभालने वाली हो गई, तो ये क्या है, एक रूढ़िवादी विचारधारा ही तो है, ठीक है ना। और इसे ही क्या कहा जाएगा, भूमिका स्थिरीकरण कहा जाएगा कि भाई ये चीजें बना दी गई हैं, इसको लोग क्या करें, फॉलो करें। तो इसे क्या कहा जाएगा, सामाजिक स्थिरीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो रूढ़िवादी सोच होती है कि भाई जिसका जो काम है वो वही करे। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाई रखी जाती है। इसका उद्देश्य समाज को अनुशासित और संगठित करना होता है। तो सामाजिक नियंत्रण भी जरूरी है भाई, कि कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है, ताकि समाज जो हो सके वो अनुशासित रहे, ठीक है। तो उसे क्या जाता है, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व, तो सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, समाज में नियम कायदे लागू करके व्यवस्था बनाना कि भाई समाज जो है वो अच्छे से चीजों को पालन करे, ठीक से चलता रहे, कोई अराजकता ना फैले। मानव व्यवहार का नियंत्रण, लोगों को अनुचित हानिकारक व्यवहार से रोकना, ठीक है। अगर भाई नियम कायदे कानून नहीं बनाए जाएंगे, सामाजिक नियंत्रण नहीं रखा जाएगा, तो लोग क्या करेंगे भाई, अनुचित काम कर सकते हैं, जिससे लोग क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। संस्कृति की रक्षा, समाज की मूल संस्कृति परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखना होता है कि भाई जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारे विचार हैं, उनको हम सही से लेकर आगे बढ़ाएं, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा, सभी व्यक्तियों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण देना होता है, ठीक है। तो मेन मकसद क्या है भाई, कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको एक सुरक्षित और एक शांतिपूर्ण समाज दिया जाए। समूह में एक रूपता, सभी को एक जैसा व्यवहार करने की प्रेरणा देना जिसमें एकता बनी रहे। तो भाई ठीक है, सामाजिक नियंत्रण होगा, क्या होगा भाई, सब क्या करेंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है ना, इसलिए क्या होगी, एकता बनी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए सामाजिक नियंत्रण भी जरूरी है समाज के अंदर। सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक नियंत्रण होता है, यह नियमबद्ध और कानूनी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कानून बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। इसमें जो है सरकार, कानून, पुलिस जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो औपचारिक नियंत्रण मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियम है उनको फॉलो करना, ठीक है। इसमें कौन शामिल होते हैं, सरकार होती है, कानून व्यवस्था चलाने वाले लोग शामिल होते हैं, साथ में पुलिस शामिल होती है, ठीक है। और देखा जाता है भाई कि इन नियमों का पालन किया जाए। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे कानून के तहत सजा दी जाती है, जैसे जुर्माना हो गया या मृत्युदंड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, कि अगर कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या होगा भाई, कार्रवाई की जाएगी, उसको दंड भी दिया जाएगा, ठीक है। उदाहरण, चोरी करने पर जेल भी भेजना, तो कह सकते हैं भाई अगर कोई भी गलत काम कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। तो उसे क्या कहा जाता है, औपचारिक नियंत्रण। तो समाज में औपचारिक नियंत्रण का होना भी जरूरी है।
अनौपचारिक नियंत्रण यह सामाजिक परंपरागत होते हैं, ठीक है। इसमें धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, लोकाचार जैसे तत्व शामिल होते हैं। नियम तोड़ने पर सामाजिक बहिष्कार या अपमान किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा आता है अनौपचारिक नियंत्रण। ये क्या होता है, किसी भी समाज के अंदर होता है, उसकी संस्कृति के अंदर होता है। अगर वो समाज और संस्कृति के खिलाफ काम करता है तो उसके ऊपर उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या उसको बहिष्कृत भी किया जा सकता है, ठीक है, या उसे दंड भी दिया जा सकता है। उदाहरण, गांव में जातीय नियम तोड़ने पर हुक्का पानी बंद करना, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा कि भाई अगर कोई गांव के नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है ना, कोई गलत चीज करता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसका हुक्का पानी बंद, यानी गांव में उसका रहना सहना, खाना पीना, बातचीत सब कुछ क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है अनौपचारिक नियंत्रण होता है समाज पे जो रखा जाता है। सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण, तो देखिए सबसे पहला आता है आपका प्रक्रियावादी दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, यह मानता है कि सामाजिक नियंत्रण से समाज में व्यवस्था और संतुलन बनी रहती है, ठीक है। तो प्रक्रियावादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि भाई सामाजिक नियंत्रण जो है वो बना रहेगा समाज में, और व्यवस्था और जो संतुलन है वो काम करेगी। व्यक्ति और समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बल या नियमों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई कि अगर जो भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा तो उसके लिए क्या होता है, एक ऑफिसर होता है या उससे संबंधित जो भी अधिकारी होता है वो उस पर नियंत्रण रखता है कि भाई सारे काम जो है वो सही से हो, ठीक है ना, जो भी नियम बनाए गए उन नियमों का पालन किया जाए। समाज में शांति बनाए रखने के लिए मूल्य और मापदंडों का लागू किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, मूल्य बनाए जाते हैं, रूल बनाए जाते हैं, कुछ निर्देश बनाए जाते हैं, भाई इन सब चीजों को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। दूसरा आता है आपका संघर्षवादी दृष्टिकोण। यह मानता है कि सामाजिक नियंत्रण का इस्तेमाल सत्ताधारी वर्ग अपने हित में करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई कि सामाजिक नियंत्रण में ये जो संघर्षवादी दृष्टिकोण है ये दिखाता है कि जिसके पास सत्ता और पावर है वो क्या करते हैं भाई, उसका यूज करते हैं। प्रभावशाली वर्ग समाज के बाकी लोगों को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण के साधनों का उपयोग करते हैं। कानून और नियम शक्तिशाली लोगों के हितों की रक्षा करने वाले औपचारिक दस्तावेज बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, जिसके पास शक्ति होती है, पावर होता है, पैसा होता है, वो क्या करता है, उसका यूज करता है, ठीक है। और जो भी नियम कायदे कानून है वो इनके लिए लागू नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, संघर्षवादी दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।